एसएससी जीडी से सीडीएस टॉपर, ये बहुत लंबा सफर है, कैसे चला है? सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड थैंक यू फॉर योर विशेस। सर मेरा ये एसएससी जीडी का जो शुरुआत है और जैसे यू सेड कल्मिनेशन है OTAI 11 पर, इसका समहाउ रूट्स मेरी फैमिली और द एरिया फ्रॉम वेयर आई बिलोंग से जाता है। मैंने हरियाणा में देखा है, पेरेंट्स रोकते हैं, पेरेंट्स नहीं रोकेंगे तो भाई रोकेगा, शादी करवा देंगे, वो होगी एट द एंड ऑफ द डे वन डे इन योर लाइफ। पहले खुद को प्रूव कर लो, खुद के बर्थ को प्रूव कर लो, खुद की मेहनत को प्रूव कर लो, और अगर परिवार में से एक लड़की भी करना शुरू कर देगी तो इट विल गिव कॉन्फिडेंस टू अदर पेरेंट्स, टू अदर गर्ल्स टू कम आउट एंड डू इट। बिकॉज आई नो इन माई विलेज डेफिनेटली एटलीस्ट मेरी गली में तो इम्प्रूवमेंट आ ही गया है, और मैं चाहूंगी कि अगर हर 6-7 गली में से एक ऐसा कोई बच्चा निकल जाएगा तो गाँव की हर गली में वो इम्पोर्टेंस आ जाएगा। जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू सावधा। इट्स नॉट एवरी डे कि आपको कोई ऐसा कैंडिडेट मिले जो 5 एसएसबी को छोड़ता है, 4 एसएसबी में रेकमेंड होता है, 3 मेरिट आउट होता है, 1 कॉन्फ्रेंस आउट होता है, और जर्नी एसएससी जीडी से चालू होती है और वो फाइनली खत्म होती है। कल्मिनेशन पॉइंट इज सीडीएस 2023 में ऑल इंडिया रैंक 11। Welcome to this wonderful podcast in which I have मंजू कुंडू, जो ऑल इंडिया रैंक 11 है, CDS 2023 की टॉपर है। तो मंजू, फर्स्ट ऑफ ऑल वंडरफुल कांग्रेचुलेशन ऑन दिस स्टुपेंडस जर्नी विच यू हैड। यही पूछना चाहूंगा कि एसएससी जीडी से CDS टॉपर, ये बहुत लंबा सफर है, कैसे चला है? सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड थैंक यू फॉर योर विशेस। सर मेरा ये एसएससी जीडी का जो शुरुआत है और जैसे यू सेड कल्मिनेशन है OTAI 11 पर, इसका समहाउ रूट्स मेरी फैमिली और द एरिया फ्रॉम वेयर आई बिलोंग से जाता है। सो यू आर अवेयर दैट आई एम फ्रॉम हरियाणा, एंड हरियाणा में सर एवरीबडी 10th और 12th क्लास से एसएससी के पीछे पड़ जाता है। तो उनको सिर्फ यही लगता है कि एक ही करियर है जो आपको एसएससी प्रोवाइड करेगा। इट वाज सेम विद मी। दूसरा एंगल सर इसका ये है कि माय अंकल हैड सर्व्ड इन BSF एंड ही got into BSF through SSC GD. He got martyred in 1992. So from then on, my family decided that somebody from this generation will go on and will join defense forces. जो उन्होंने SSC GD दिया था, तो मुझे लगा कि मुझे भी SSC GD देना और उसी से शुरुआत करनी है। तो मैं जहाँ लाइब्रेरी में पढ़ने जाती थी, वहाँ पे आसपास सब SSC GD की तैयारी करते थे। मैं उस टाइम FCAT और CDS की प्रिपरेशन कर रही थी, पर फिर मैं साथ साथ में SSC GD की भी करने लगी। सिमिलैरिटी था, इनफैक्ट एसएससी जीडी का लेवल कम ही होता है सीडीएस और एफकेट से, तो मेरे लिए उतना डिफिकल्ट नहीं था। मैं पढ़ती रही, मैंने एग्जाम फॉर्म फिल किया, मैंने एग्जाम क्लियर किया, फिर उसका फिजिकल आया और मैं देने भी गई। फिर मैं उसके मेडिकल्स में नहीं गई क्योंकि मेरे को स्पेक्स था और ग्राउंड ड्यूटी के लिए आपको 6/6 की एलिजिबिलिटी चाहिए होती है। फिर उसी दौरान मैं अपनी सीडीएस और एफकेट की जर्नी की शुरुआत करी। मैंने एफकेट क्लियर किया, अपना एफकेट 2 2021 और सीडीएस 2 2021। फिर एसएसबीज आती गई, एग्जाम्स आते गए, और इस तरह फिर मेरा ट्रांसफॉर्म हुआ एसएससी जीडी से सीडीएस और एफकेट में। मंजू, ये जो जैसे तुमने अपनी फैमिली की कहानी बताई, मुझे लगता है ये शायद नॉर्थ की, आई एम सेग्रीगेटिंग अ स्टेट, ये क्या हरियाणा की जमीन में है कि अगर फैमिली में कोई फौज में शहीद हुआ है तो काफी सारे फैमिली मेंबर डर जाते हैं, बट हरियाणा में उल्टा है कि अगर कोई शहीद होता है, फॉर दैट मैटर इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ऐसा नहीं बाकी स्टेट्स में भी है। मैं हरियाणा से हूं तो मैं भी बात करूं, ये भी वहीं से है कि वहां पर ऐसा इंसिडेंट होता है तो एक को मोटिवेट होकर 100 जाते हैं। डू यू थिंक दिस इज बॉर्न इन हरियाणा? मतलब उसकी जमीन में, लोगों में ऐसी बात है वर्दी को लेकर कुछ? सर मैं बिल्कुल अग्री करूंगी इस पॉइंट से, क्योंकि मुझे इस चीज के लिए आप कह सकते हो ट्रिगर किया या मोटिवेट किया, तो वो मेरी दादी जी ने किया था। वो बोलती थी कि अगर वो सर्व कर सकते हैं तो कोई तो ऐसा होना चाहिए ना जो उनकी सर्विस को कंटिन्यू करे। ही गेव हिज लाइफ डूइंग so many things for nation, so she always wanted कि कोई ऐसा हो जो सिर्फ हमें उनके नाम से नहीं याद करे, उनके जाने के बाद भी हम देश सेवा में लगे रहे, वो इस बात से भी हमें जाने। तो she was very eager, she has never been to school but she was the first person जो इस चीज को काफी आगे आकर बोलती थी कि परिवार में से कोई ना कोई तो जाएगा ही जाएगा। एंड शी यूज्ड टू फील कि बाय दिस अंकल की जर्नी हम कहीं ना कहीं कंप्लीट कर पाएंगे, although he has done his part, but she said कि कोई तो होगा जो इसको मूव फॉरवर्ड करेगा, और वो हम 3 सिबलिंग्स है, so she wanted कि हम तीनों में से ही कोई करेगा। करेक्ट। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट वर्ड यूज करा मंजू ने, ट्रिगर। ये जो ट्रिगर पॉइंट की बात करी है ना, जब आपसे एसएसबी में पूछते हैं
व्हाई डू यू वांट टू जॉइन दी ट्राई सर्विसेज आर्मी? तो एक आंसर तो निकल कर आता है जो आप स्टैंडर्ड देते हो, पर जो ट्रिगर पॉइंट होता है, जो आपकी कोर का क्वेश्चन होता है कि क्यों फौज ज्वाइन करनी है, वो इसने जवाब दिया है। और इस जवाब तक पहुंचने के लिए बड़ी मेहनत लगी होगी इसकी। ऐसा नहीं अब तो बहुत आसानी से बोल रही है, बट इतने सारे एसएसबी दे चुकी है। तो मंजू, मेरा अगला सवाल है कि तुम 4 बार रिकमेंड हुई और अभी 4 टाइम में मेरिट इन हुई हो, 3 बार मेरिट आउट हुई। अगर मैं इस कैंडिडेट को सक्सेसफुल फेलियर बुलाऊं, क्योंकि सक्सेस मिल गई बट फाइनली मेरिट आउट हुई, इस सक्सेसफुल फेलियर को कैसे डील कर रही थी तुम? सर ये स्टेटमेंट बहुत ब्यूटीफुल है, सक्सेसफुल फेलियर, बिकॉज आप हर एक स्टेप क्लियर करते हो। आपने रिटर्न क्लियर किया है, आपने एसएसबी क्लियर किया है, आप रिकमेंड हो गए हो। अगर आप रिकमेंड हो जाते हो तो समहाउ यू नो एंड समहाउ यू प्रूव टू पीपल दैट यू हैव दोज OLQs और दोज क्वालिटीज और दोज कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर यू टू बी अ ऑफिसर। तो सर जब वो प्रूव हो जाता है, उसके बाद आप मेडिकल प्रोसीजर को जाते हो। वो सर समवेयर आई फील कि इट इज अ लिटिल लकी अनलकी वाला खेल। कई बार ऐसा होता है कि आप हमेशा फिट रहते हो, कई बार जब आप रिकमेंड हो जाते हो तो आप अनफिट भी डिक्लेयर हो जाते हो, बट इन माई केस मेरे फेवर में ही वर्क किया हमेशा। फिर आप मेडिकल क्लियर करते हो, देन उसके बाद आप इतना ईगरली वेट करते हो कि मेरिट आएगा, बट देन यू डोंट सी योरसेल्फ इन दोस फर्स्ट 17। तो फॉर दैट मोमेंट यू फील कि अच्छा फिर से जीरो से शुरू करना है। वो फेल 12th मूवी का डायलॉग है ना कि अब फिर से शुरू करेंगे, रीस्टार्ट। तो वो फीलिंग आती है सर। पर सर दिन ये भी लगता है कि क्या कमी रह गई थी। पेपर भी क्लियर किया था, वो क्वालिटीज भी उनको मिल गई थी, मेरी बॉडी में भी कोई ऐसा चीज नहीं था क्योंकि मुझे मेडिकली फिट डिक्लेयर किया था। फिर रह क्या गया है? तो सर वो कमी ढूंढने में ना, मतलब इंसान अपनी कमियां नहीं ढूंढना चाहता है, पर एसएसबी प्रोसेस ऐसा है, जितनी आप खुद की कमियां ढूंढोगे ना, उतना बेटर क्वालिटी आप में आएगी, उतना बेटर वर्जन आपका आपके सामने आएगा। तो मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट से लेकर और ये अटेम्प्ट तक मैं खुद में कमियां ही ढूंढती रही, और अभी इस अटेम्प्ट में सक्सेसफुली मैं मेरी कमियां वो सारी मैंने टेक ओवर की और फिर मैं यहाँ तक पहुंची। सर मुझे ऐसे लगता है कि एक चीज जो मुझे अटका कर रख रही थी, इनफैक्ट आई विल से 2 चीजें जो मुझे लग रहा था कि मुझे रोक रही हैं वहां जाने तक। एक तो था सर रिटन स्कोर, क्योंकि गर्ल्स की सीट 17 या 18 ही होती है। Correct. तो यू नीड टू हैव 125, एटलीस्ट 120 प्लस स्कोर और 125 इन योर रिटन, सो दैट, क्योंकि एसएसबी के मार्क्स आप कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो सर क्या होगा क्या नहीं होगा। रिकमेंड 80 वाला भी होता है, रिकमेंड 115 वाला भी होता है, तो यू नेवर नो। तो आपके हाथ में जो चीज है वो आपका रिटन स्कोर है। हेंस मेरे ये वाले अटेम्प्ट में मैंने 3 महीने खूब, ऑल्दो मैं वो सारा सिलेबस ऑलरेडी 4 बार पढ़ चुकी हूँ, 4 बार सीडीएस के लिए, 5 बार एफकेट के लिए, पर फिर मुझे लगा कि इस बार मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे मेरा स्कोर 130 प्लस जाए। सर जब 130 प्लस का टारगेट रखा तब जाकर 122 स्कोर किया है। तो वो अपने लिए टारगेट बढ़ाकर रखना एक मैंने काम किया। दूसरा सर, जब मैं एसएसबी जाती थी तो मैं ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट से मिलती थी जो वर्किंग कैंडिडेट होते थे। तो मैं ये सोचती थी अपने माइंड में कि ये पेपर भी दे रहे हैं, ये एसएसबीज भी दे रहे हैं और ये वर्क भी कर रहे हैं, ये कैसे मैनेज कर रहे हैं। और सर ये देखा जाता है कि वर्किंग कैंडिडेट का कॉन्फिडेंस अलग होता है, बिहेवियर अलग होता है, बॉडी लैंग्वेज अलग होता है, और वो सर ऑफकोर्स तीनों भी अलग हो जाता है। हाँ, और सर उनका वो तीनों असेसर्स को वो चीज दिखती है। तो मुझे ऐसे लगता था कि फिर मैं ये क्यों नहीं कर रही हूँ, वाई आई एम नॉट ऑप्टिंग माई सेल्फ टू बी एन वर्किंग कैंडिडेट रेदर देन अ नॉन वर्किंग कैंडिडेट। मैं हर बार प्लान बी पे अटक जा रही हूँ, तो आई शुड स्टार्ट समथिंग। तो देन फाइनली आई जॉइन सावधा, एंड उसके बाद से सर जो मैंने अपने में डिफरेंस देखा है ऑल टुगेदर पर्सनल लाइफ में भी, बट मुझे एक्चुअल वो डिफरेंस तब पता चला जब मैं एसएसबी में गई, जब मैंने अपना कंडक्ट देखा, जब मैंने ये देखा कि जब अकेडमी में एज एकेडमिक मैनेजर जो मुझे प्रॉब्लम आती थी मल्टीपल्स और मैं उनको सोल्व करती थी, मेरी लिसनिंग एबिलिटी बढ़ गई थी, बिकॉज आई हैड टू लिसन टू सो मेनी पीपल, आई हैड टू हैंडल मल्टीपल डिपार्टमेंट्स, क्योंकि मेरा काम है वो। तो वो सर सुनने की आदत, चीजों को समझने की आदत, प्रॉब्लम सोल्व करने की आदत, चीजों को ऑर्डर में लाने की आदत, मैनेज करने की आदत। सडनली आपके ऊपर कोई इशू आ जाता है कि ये क्लास नहीं होगी या ये टीचर अवेलेबल नहीं है, तो उस चीज को सॉर्ट आउट करना, इट इज लाइक एसआरटी और जीटीओ में जो इश्यूज आ जाते हैं। एग्जैक्टली। तो सर जब मैं वो कर चुकी थी तब वो मुझे रियल लाइफ एग्जांपल्स अपने एसएसबी में दिखे कि ये जो मैंने वर्क किया है इसका रियल इम्प्लीमेंटेशन अब मेरे एसएसबी में हो रहा है। तो वो मुझे फील हुआ। सर मैं हमेशा एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करूंगी एसएसबी का। मैं हमेशा ये सुनती थी कि जो भी बच्चा जीपी का सोल्यूशन देता है ना, स्पेशली फीमेल कैंडिडेट में, तो उसमें वो लीडरशिप क्वालिटीज बाहर निकल कर आती हैं। बट आई ऑलवेज यूज टू पुश माई सेल्फ कि मैं दूंगी जीपी का फाइनल, मैं दूंगी, पर ऐसा कभी हो ही नहीं पाया। बट इन दिस अटेम्प्ट व्हेन आई वाज नॉट पुशिंग माई सेल्फ फॉर दिस, आई वाज जस्ट सिंपली बीइंग इन कैंडिडेट हु इज पार्टिसिपेटिंग, हु इज ट्राइंग टू गिव सॉल्यूशंस, ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम,
everybody eventually chose me to give the GP solution, and that Wonderful. time it struck to me that okay, all the work that I used to do, all the problem that I used to solve, all the managing role that you guys gave me is now coming into reality. And then मैंने खड़े होकर वो GP solution दिया, and then finally मुझे समझ में आया कि your routine, the way you work, the way you handle things, that will make you a leader. You cannot push yourself to become a leader. Correct. You have to push yourself to become that person who manages things, and eventually you will come out to be a leader, which I came out in that GP. And at the end, जब SSB में लोग आते हैं discussion करते हैं, तो everybody was saying it to me कि you were coming as a person जो sum up कर रहा है सबको. और सर ये चीज ग्रुप डिस्कशन में भी हो रही थी. मैं पहले के SSB में ग्रुप डिस्कशन में बोलना ज्यादा पसंद करती थी, सुनना कम पसंद करती थी, बट क्योंकि यहाँ पर मेरा काम था सुनने का, मैं सुनूंगी, मैं दिव्या मैम की बात सुनूंगी, आपकी बात सुनूंगी, स्टूडेंट्स की बात सुनूंगी, फैकल्टी की बात सुनूंगी, तब जाकर मैं एक अच्छा प्लान बना पाऊंगी, एक अच्छा कोर्स क्रिएट कर पाऊंगी. तो वही चीज मेरे जीडी में हुआ. जब मैंने वो चीजों को सुना तो मुझे सुनने की पावर ज्यादा आई, एंड देन आई वाज गिविंग समड अप सॉल्यूशंस और समड अप स्टेटमेंट इन माय जीडी. तो जब मैं बोल रही थी सर, तो जो बच्चा किसी के लिए चुप नहीं हो रहा है, वो मेरे लिए भी चुप हो जा रहा था, क्योंकि उसको लग रहा था कि ये हमें 6 बार बोलने के बाद अगर 2 बार बोल रही है तो बोलने दिया जा सकता है. तो एक ये भी चीज मुझे डिफरेंस लगी. तो टू सम अप दिस, 2 चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, एक रिटन स्कोर एंड एक यू बीइंग अ वर्किंग कैंडिडेट. These are wonderful points. मैं काफी बार बोलता हूँ कि वर्किंग कैंडिडेट के पास काफी एडवांटेज होती है, स्पेसिफिकली ग्रेजुएट एंट्री में. उसको मैं साधारण भाषा में बोलूँ तो उसे दुनियादारी का पता लग जाता है. उसको जो फॉर एग्जांपल तुम 3 बार रिकमेंड हुई, उसमें यू वर ट्राइंग टू प्रूव दैट आई एम दिस कैंडिडेट. दिस टाइम rather than proving that candidate, you were already that candidate. तो प्रूव करना नहीं पड़ रहा था. फॉर एग्जाम्पल बोलते कि आपको सुनना चाहिए, अब ये सुन ही रही थी बिकॉज वो इसकी मसल मेमोरी का, मोटर मेमोरी का, सिस्टम का हिस्सा बन चुका था. बिकॉज यहाँ पे स्टूडेंट्स की बातों को सुनना, टीचर्स के साथ काम करना, सुबह से शाम काम करना, और जो बचा हुआ टाइम है, जैसे मैं इसको देखता था, ये जिम जाती थी, फिर आके प्रैक्टिस करती थी. तो एक स्टिपुलेटेड टाइम में ही आपको बहुत सारे काम करने थे एंड सारे काम को खत्म करना था. एंड एसएसबी में भी हम देखते हैं कि स्टिपुलेटेड टाइम में ही आपसे एक्सरसाइजेस करवाई जा रही है. तो दिस डेफिनेटली हेल्प्ड हर, और वही आपको उसने इस सवाल के जवाब में बताया कि एज अ वर्किंग कैंडिडेट उसे कैसे हेल्प हुई. और प्लस रिटन के अंदर व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू ट्राई टू फोकस एटलीस्ट इन विमेन कैंडिडेट्स प्लस 120 का स्कोर, ताकि आपके एसएसबी के मार्क्स ऐड होके आप लिस्ट में आए. मंजू, मेरा अगला सवाल है, आप हरियाणा से आते हो ना, तो कई बार लैंग्वेज का इशू होता है और कई बार लोग मजाक भी उड़ाते हैं, उसका टैबू लेते हैं कि आपको अंग्रेजी बोलनी नहीं आती है, आपका सिलेक्शन कैसे हो पाएगा. फॉर दैट मैटर ये मैंने यूपी बिहार के बच्चों में बहुत देखा है. इसको कैसे टैकल करा तुमने? कोई ऐसा इंसिडेंट फेस करा जब किसी ने तुम्हारा मजाक उड़ा दिया हो, अरे ये तो ऐसे बोलती है अंग्रेजी, वैसे बोलती है. सो डिड यू फेस इट एंड हाउ डिड यू ओवरकम दिस? सर, मैंने कभी कॉन्फिडेंस वाली चीज को फेस नहीं किया, पर मेरे लैंग्वेज में एक्सेंट हमेशा हरियाणवी आता था, क्योंकि मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ. तो मेरे श में बहुत प्रॉब्लम होती थी, इनफैक्ट अभी भी होती है. तो मेरे एक्सेंट में इशू था, कॉन्फिडेंस में कभी इशू नहीं था. एंड उसका सर कहीं ना कहीं आई विल से कि मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड है उसने मुझे सपोर्ट किया. मैं हरियाणा से होते हुए ऑफ कोर्स शुरू में मेरी पढ़ाई हरियाणा बोर्ड के स्कूल में ही हुई, और वहां पर इंग्लिश को भी हिंदी में पढ़ाया जाता है, तो वो बहुत प्रॉब्लम हुई. बट देन आई विल थैंक माय पेरेंट्स, जिन्होंने मुझे हरियाणा बोर्ड से डायरेक्टली उठाकर आईसीएसई बोर्ड में भेज दिया. बीच में सीबीएसई बोर्ड भी नहीं आया, तो डायरेक्टली मैं एक ऐसे बोर्ड में जहाँ पे क्लास में कई बार हरियाणवी में भी पढ़ाया जाता है, वहां से मैं एक ऐसे बोर्ड में गई जहाँ पे हिंदी के टीचर भी इंग्लिश में बात करते हैं. तो इतना ट्रांजिशन हुआ मेरे लिए. तो शुरू के महीने 1-2 महीने में मुझे स्कूल में बहुत प्रॉब्लम आई, क्योंकि मेरे हरियाणा बोर्ड में ऐसे होता था कि आपको इंग्लिश का कोई चैप्टर है, पहले इंग्लिश में पढ़ाएंगे, फिर हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे. यहाँ पे इंग्लिश का ट्रांसलेशन ही इंग्लिश में हो रहा था, तो वो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम था. बट मेरे एजुकेशन बैकग्राउंड ने मुझे बहुत हेल्प किया. मैं वहां पर काफी ज्यादा असेंबली में पार्टिसिपेट करने लगी. मैंने हिचकिचाना बंद कर दिया, और वो सिर्फ हिचकिचाहट इसलिए थी क्योंकि मैं एक रूरल बैकग्राउंड से एक ऐसे शहर में आई थी जहाँ पर लड़का लड़की साथ बैठ रहे हैं, साथ पढ़ रहे हैं, वो फ्रेंड्स हैं, वो घूम सकते हैं, वो क्लास में एक साथ बैठ सकते हैं. एंड मैं एक ऐसे एनवायरनमेंट में आई थी जहाँ पे ये सब होता ही नहीं है. लड़के लड़कियों की लाइन भी क्लास में अलग होती है, अलग तरीके से पढ़ाई होती है, ड्रेस अलग होता है, सब अलग होता है. तो इसलिए मुझे जो ये मेरा एजुकेशन का ट्रांजिशन था, इसने मुझे ये कॉन्फिडेंस और इंग्लिश लैंग्वेज के बैरियर को ओवर करने के लिए हेल्प किया. कभी ऐसे इनिशियली मैं जब स्कूल में आई थी आईसीएसई बोर्ड स्कूल में, तब मुझे बहुत टोंट मिले थे इस चीज के. बट देन आई
took the tone very seriously पॉजिटिवली। एंड आई सेड कि ऐसा तो एक्सेंट आता रहेगा पर मैं अपनी इंग्लिश पे जरूर वर्क करूंगी। फिर मैंने जो ये चीज था कि टीचर मुझे हिंदी में समझाए उसको करना बंद किया। घर जाती थी खुद मेरे दादू जो है वो हाई स्कूल में टीचर थे तो मैं उनके पास बैठी, उनसे सीखा, बड़े भाई बहन से सीखा, बहुत कोशिश करी कि मैं इसको अपना बैरियर ना रहने दूं। तो मेरी स्कूलिंग की वजह से वो बैरियर खत्म हुआ। पर इनिशियली ऐसे बच्चे जो मेरी तरह हरियाणा बोर्ड से शायद ICSE बोर्ड में कभी नहीं आ पाए या नहीं आ पाएंगे, उनको सर ये बैरियर जरूर फेस करना पड़ेगा। बट आई विल गिव देम दिस एडवाइस कि एक दिन तो ये बैरियर ब्रेक करना ही पड़ेगा। इवन इफ आपकी इंग्लिश में एक्सेंट आता है वो आने दीजिए, दैट इज योर खूबसूरती। आई विल से that will represent from where you come and be confident about it. People have triggered me for this my accenting many a times, but I say that I speak English confidently. There is no problem. मेरे accent में आता है because I belong from that area and I'm proud of that area. तो वो आने दीजिए। तो accent के लिए तो मुझे अभी भी बोल दिया जाता है, बट आई एम वेरी ओके विद दिस। SSB में मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आया। एक्सेंट से पता देते थे कि आप हरियाणा से बिलोंग करते हो तो मैं बहुत प्राउडली बोलती थी कि हाँ मेरे सर से पता चल गया। बट सर ऐसे कभी ये नहीं आया कि मुझे अंडर कॉन्फिडेंट फील हुआ हो। बट इसका रीजन ये है कि मेरी स्कूलिंग ऐसी हुई थी। फॉर पर्टिकुलर पीपल जिनकी स्कूलिंग शायद ऐसी ना हो उनको ये इशू आ सकता है, बट आई विल एडवाइज देम कि ये बैरियर को ब्रेक करो, क्योंकि आप हरियाणवी बोलकर तो SSB में नहीं जा सकते हो। आप हिंदी बोलकर फिर भी चले जाओ, हरियाणवी से नहीं जाओगे। और हम कब तक ये वाला टैबू लेकर घूमते रहेंगे? वी शुड बी प्राउड कि हम बोल सकते हैं, मे बी विद अ डिफरेंट एक्सेंट, बट ऑफ कोर्स हम बोल सकते हैं। करेक्ट। सो इन दिस जर्नी व्हिच हैज बीन सच अ लॉन्ग जर्नी, who has been your biggest supporter? Sir, I will say that my brother was my biggest supporter. Sir, हरियाणा से आते हुए ऐसे एरिया में जहाँ पर भाई सिर्फ अपनी बहन को रोक कर रखते हैं कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, I found him to be a brother who used to say कि कुछ भी कर कर आ, तेरी मर्जी है। तो and till date he says that. तो I feel कि he was the person जो मेरे बिहाइंड हमेशा खड़ा रहा, लाइक आपकी शेडो होती है। टिल डेट ही हैज सीन माय जर्नी फ्रॉम दैट SSC GD कमिंग टिल दिस CDS एंड व्हेन सर मैं AIR 11 आई तो मैंने ये नहीं बोला कि मैं AIR 11, मैंने बोला कि भाई हमने कर दिया। बिकॉज मैंने देखा है कि बहुत सुंदर बात बोली इसने कि ही इज ऑलवेज बीन देयर सर। मेरी कॉन्फ्रेंस आउट से लेकर, मेरी मेरिट आउट से लेकर, और हम दोनों का सर कहीं ना कहीं हमेशा पता था, मतलब आई विल नॉट से कि ओवर कॉन्फिडेंस है, हम दोनों हमेशा जानते थे कि हम वहां चले जाएंगे एक दिन और एक साथ जाएंगे। एंड सर ये मतलब आयरनी कह सकते हैं, इवन ही वांटेड टू बी पार्ट ऑफ फोर्सेस बट ही हैज सम मेडिकल इशू बिकॉज ऑफ विच ही कुड नॉट ज्वाइन। तो देन आई फील वेरी प्राउड दैट वो चीज अभी उनको खलेगी नहीं कि मैं नहीं जा पाया, बिकॉज नाउ आई विल गो फॉर बोथ ऑफ अस, फॉर आवर फैमिली। तो ही इज ऑलवेज बिन देयर। और सर वो मुझे FCAT एग्जाम तक लेकर जाते थे, CDS एग्जाम दिलाने लेकर जाते थे, और हर एग्जाम के बाद ना उनको वो मेरे फेस पे कॉन्फिडेंस दिखता था कि पेपर तो क्लियर होगा। और ऐसे सर SSB में कभी उन्होंने ये नहीं बोला कि रिजल्ट क्या आएगा क्या नहीं आएगा। जैसे मैंने आपको बताया मैं एक बार कॉन्फ्रेंस आउट भी हुई थी, तो उसमें उसने मुझे बोला कि दिस इज द, और ऑफ कोर्स मैं रोई क्योंकि मैं 3 बार रिकमेंड हो चुकी थी एंड देन मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुई। तो उसने मुझे ये बोला कि आई एम गिविंग यू 5 minutes टाइम, यू क्राई एज मच एज यू वांट, इन द 6th minute आई विल कॉल यू अगेन, आई डोंट वांट यू टू शेड अ टीयर बिकॉज वी नो दैट वी विल डू इट, मे बी नॉट दिस टाइम, मे बी देयर वर थिंग्स व्हिच वर नॉट वर्किंग इन आवर फेवर, विल डू इट बट वी विल नॉट क्राई, वी विल नॉट क्राई। सो इन द 6th minute ही कॉल्ड मी एंड आई डिड नॉट क्राई। एंड फिर अब मैं फिर से SSB गई। सर उसके सपोर्ट की वजह से ना ये होता था कि मैं कभी डरी नहीं कि मैं लास्ट टाइम कॉन्फ्रेंस आउट हो गई थी तो मेरे इस SSB में क्या होगा, क्योंकि कभी उसने मुझे अपना कॉन्फिडेंस लूज करने ही नहीं दिया। एवरी स्टेप पे ही यूज्ड टू बूस्ट मी। मुझे लगता था कि मेरा भाई है इसलिए मेरी तारीफ कर रहा है, बट देन ही यूज्ड टू से कि हम ये मान लेते हैं कि मैं तेरा भाई इसलिए तारीफ कर रहा हूँ, पर मेरे फ्रेंड्स तेरी तारीफ करते हैं तो आई फील कि इसने ऐसा कुछ तो किया ही होगा। आई विल डेडिकेट my 100% of this what I am today to him. If it were not for me, maybe I would have reached this journey, but I would have taken a little longer. But because of him, get merit in, I could clear all the exams, I could get good in physicals. He's always pushed me. और सर अभी भी he says कि this is not the end. We have to go a long way, and I'll keep pushing you, and you have to keep giving me results. Wonderful. तो अगर आपको भाई बनना है या दोस्त बनना है या किसी की भी मदद करनी है, जैसे मंजू के बड़े भाई ने करी वैसे ही करनी चाहिए। और दूसरी चीज, और जैसे मंजू के भाई ने उसकी मदद करी, सेम गोज फॉर हर, दैट अपार्ट फ्रॉम शी गिव्स द क्रेडिट दैट शी वाज इम्प्लीमेंटिंग व्हाट वाज बीइंग आस्क्ड। ऐसा नहीं
भाई के पैसे वेस्ट करवा दिए, पढ़ाई नहीं करी, मस्तीगिरी में लग गई, वो सब नहीं। शी वॉज वेरी फोकस्ड, ये बोला है तो आई नीड टू वर्क अपॉन इट, एंड शी इवेंचुअली डिड अचीव इट। तभी वो भाई का कॉन्फिडेंस बढ़ता रहा। वो कॉन्फिडेंस इसलिए था क्योंकि एग्जाम एक लाइन में निकाले गए, 3 बार सेलेक्ट हो गई, उसको पता था कि बहुत ही डेडिकेटेड है मेरी छोटी बहन, एंड इवेंचुअली शी डिड अचीव इट, राइट? यस सर। मंजू, बहुत सारे फेलियर्स भी आए इस जर्नी के अंदर, एंड एज यू सेड, यू एंड योर ब्रदर, यू सेड वील डू इट। जब फेलियर आता था इन द सेंस, इन द टर्म्स ऑफ कॉन्फ्रेंस आउट, एग्जाम, तो मेरिट आउट हो रही है, सो कभी भी ये लगा एट एनी मोमेंट दिस इज टू मच, या फिर हाउ टू ओवरकम दिस? सर ये तो कभी नहीं लगा हाँ, कि दिस इज टू मच, राइट, क्योंकि जिस दिन सर इस फील्ड में पैर रखा था, आप इमोशनल एंगल लगा लीजिए, मे बी इसका एक वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन, कभी भी ये नहीं लगा था कि मैं ये छोड़ दूंगी। आई ऑलवेज यूज टू से कि मैं इतनी जिद्दी हो जाऊंगी कि मैं बार बार एसएसबी आती रहूंगी, एग्जाम देती रहूंगी, एटलीस्ट जब तक मेरा एज है तब तक तो मैं नहीं रुकूंगी। मैं कॉन्फ्रेंस आउट हो जाऊं, मैं मेरिट आउट हो जाऊं, पर मैं ये तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक मेरी एज एलिजिबिलिटी मुझे नहीं रोकती है। तो ऐसा ख्याल कभी नहीं आया कि दिस इज टू मच। पर सर एक छोटा सा इंसिडेंट, मेरा फर्स्ट सीडीएस का मेरिट आउट हुआ था सर। उस टाइम मुझे ऐसे लगा था कि कहीं ना कहीं सर, मतलब दिमाग में ऐसे खुद को बना लिया था कि हाँ मुझे फौज में जाना है, हाँ मैं फौज के लिए बनी हूँ। तो जब वो मेरिट आउट हुआ ना सर, तो थोड़ा ये लगा सब कर लिया फिर भी मुझे नहीं लिया, तो मतलब कुछ कमी है, मैं नहीं जा सकती हूँ फौज में, मैं नहीं हूँ फौज का मटेरियल। तो वो क्वेश्चन आया था, एंड अगेन आई विल ब्रिंग माय ब्रदर इनटू दिस। ही वाज द वन टू टेल मी, इतने कमजोर तो नहीं है कि हम फेलियर से डर जाएंगे। इनफैक्ट ही यूज्ड टू से कि कोई रीजन है ना तुझे यहाँ फेल किया। और सर टुडे आई फील दैट उन सब फेलियर से मैंने खुद की इतनी लिमिट्स को पुश किया है, बीट फिजिकल, बीट मेंटल, बीट स्टडी वाइज, फ्रॉम बीइंग अ पर्सन हु यूज्ड टू से कि मैं काम नहीं करूंगी, टू वर्किंग एंड देन डूइंग एसएसबी। करेक्ट। तो मुझे ये लगता है कि इन फेलियर्स ने मेरे ग्रैटिट्यूड को इनहेंस किया है, शायद मुझे और क्लोज ला दिया है फौज के, मे बी जिद से कि जाना तो यही है, और मुझे और सिखाया है कि किसी भी चीज का एक एंड तब तक होता है जब तक आप अपने हेड में सोचो कि ये आखिरी है। जब आप अपने दिमाग में यूं सोच लोगे कि अभी तो 2 कदम और बाकी हैं, तो देन यू विल नॉट इवन वॉक, यू विल स्प्रिंट दोस 2 कदम। तो दैट हैज हैपेंड फॉर मी। दैट फर्स्ट सीरियस मेरिट आउट गेव मी अ पुश कि नहीं ये फिर से आ सकता है। और सर इसलिए उस मेरिट आउट के बाद ना मैं ज्यादा मेरिट आउट के लिए प्रिपेयर्ड रहती थी rather than getting prepared for merit in. And this time also I had my written cleared, I had my AFSB, I had my other CDS SSB, उसका मेल ऑलरेडी आ चुका था। तो I was prepared कि अगर ये नहीं होगा, अब भी नहीं होगा, मैं फिर से जाऊंगी, मैं फिर से SSB दूंगी, मैं फिर से। सर मैंने इस वाले CDS का, ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है CDS रिटर्न का, मैंने इसका भी फॉर्म फिल कर रखा था विदाउट वेटिंग कि मेरा एग्जाम क्या आएगा क्या नहीं आएगा मेरे एसएसबी में। तो मुझे उतना जिद्दी बना दिया था उस एक मेरिट आउट ने, और कह सकते हैं कि उतना डेडिकेटेड बना दिया था कि नाउ आई विल डू दिस। यहाँ पर इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करी जिद की। काफी लोग जिद्दी होते हैं फालतू की चीजों को लेके, वो फौज तो ज्वाइन करना चाहते हैं बट वो सिर्फ पैरा एसएफ का फोटो लगा के रखते हैं और बोलते रहते हैं मैं तैयारी कर रहा हूँ। सिर्फ जिद तैयारी करने की नहीं, तैयारी करके एग्जाम क्लियर करने की, फौज में जाने की, 3 बार मेरिट आउट होकर मेरिट इन की, इसकी जिद थी। मैंने मंजू तुम्हें देखा था जब इस बार की मेरिट आ रही थी, एवरी डे यू यूज्ड टू आस्क कि सर मेरिट कैसे आएगी, और मैंने पूछा था कि दोनों केसेस में तो मुझे बोलती थी सर अगर मेरा नहीं हुआ तो मैं उस दिन रो लूंगी पर नेक्स्ट डे आई विल स्टार्ट द जर्नी, एंड अगर हो गया तो, एंड इवन ऑन द न्यू ईयर ईव पार्टी तुमने खूब जम के नाचा था कि सर आई वांट टू डांस माय हार्ट आउट ऑन दिस। सो आई थिंक दिस 4th अटेम्प्ट तक तुम मेंटली बहुत प्रिपेयर हो चुकी थी अब। सर ये बहुत सच है, मतलब किसी ने ऐसे बोला है कि आपको ना अपनी जिंदगी के हर फेज के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए, और सर वो फेज कैसा भी टर्न आउट हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, कुछ आपके सर्कमस्टेंसेस की वजह से भी हो सकता है, कुछ आउटर सर्कमस्टेंसेस की वजह से भी हो सकता है। जैसे अगर हम इस केस में आउटर सर्कमस्टेंसेस को कंसीडर करें तो नंबर ऑफ सीट्स जो वुमेन कैंडिडेट की होती हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे यू चोज दिस लाइफ फॉर यू, व्हेन यू एंटर्ड यू न्यू सीट कम है, तो यू चोज इट फॉर यू, इट्स नॉट लाइक समबडी सेड दैट यू हैव टू डू इट। तो जब चूज कर ही लिया है तो देन कीप वर्किंग, हाँ ये कभी मत बोलो। सर मुझसे ये सवाल पूछा भी गया था मेरे एक इंटरव्यू में कि मंजू तब तक मैं 3 बार मेरिट आउट हो चुकी थी, व्हाट आर योर व्यूज ऑन नंबर ऑफ सीट्स फॉर वुमेन कैंडिडेट, और सर तब भी मैंने अपना वही फ्रेंकली आंसर दिया था जो मैं आज दूंगी। तब भी मैंने यही बोला था कि वी ऑल अग्री दैट नंबर ऑफ सीट्स कम है, बट वी ऑल्सो अग्री दैट मे बी फौज को अभी के लिए उतनी ही रिक्वायरमेंट है, मे बी फौज का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे लिए भी उतना ही बना है।
सर फौज ये कभी नहीं चाहेगी ऐसे लोगों को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आए जिनके लिए वो प्रोवाइड फॉर नहीं कर सकते हैं। करेक्ट करेक्ट। फौज हैज ऑलवेज बीन अ मेन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम स्टार्टिंग हाँ। बिकॉज men were the one who used to do this stuff। करेक्ट तो इसलिए शुरुआत भी ऐसी हुई। करेक्ट। जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ये लगा कि नाउ women have grown so much, ट्रू ट्रू। they have come out of their rooms, they have come out of their घूंघट और whatever जो अलग अलग हमारे कस्टम्स हैं या जो भी हैं उन सब से जब बाहर निकल कर आ गई, they made us enter it and from then to now we have seen कि women ने बहुत कुछ किया है, from Yes. being fighter pilot to having posting at Siachen glaciers, they have I done think so much। it is in today's paper or yesterday I read that the first CEO from Himachal हिमाचल Pradesh. प्रदेश। Yes. हाँ हाँ। तो तो सर इतना कुछ हो गया है तो ये ऑर्गेनाइजेशन भी देख रही है ये चीजें एंड दे आर वेरी ओपन टू अस। बाहर आकर ये लगता है कि दे आर नॉट ओपन टू फीमेल बट दे आर वेरी ओपन टू अस। सो आई विल से दिस कि जिस दिन ऑर्गेनाइजेशन खुद को उस लेवल पर ले जाएगी, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास आ जाएगा, तो वो कभी नहीं रोकेगी हमको वहां जाने से। देयर वाज अ टाइम जब हमारे लिए आर्टिलरी था नहीं, आज के दिन है। देयर वाज अ टाइम जब हमारे लिए एविएशन भी नहीं था, Correct. बट आज के दिन है। तो वी विल हैव टू गिव देम अ चांस एंड इनफैक्ट आई विल से कि वी विल हैव टू प्रूव देम कि हम ये सब बैरियर्स ब्रेक कर सकते हैं। सो देयर विल कम अ डे वेयर आई डोंट नो कि 100 और 200 सीट होंगी या नहीं होंगी, बट आई बिलीव कि 50 तो होंगी होंगी। True. सो वी शुड हैव टू गिव द टाइम टू ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि जैसे हमें उन्हें एक्सेप्ट करने में टाइम लग रहा है वैसे उन्हें भी हमें एक्सेप्ट करने में टाइम लगेगा एंड विल हैव टू प्रूव एंड एज सून एज विल प्रूव आई हैव नो डाउट दैट they'll इंक्रीज आवर सीट्स। तो यही आंसर मैंने वहां भी दिया था और मैं यहाँ भी दे रही हूँ। तो आपने अपने लिए जब डिसाइड कर लिया है तो नंबर ऑफ सीट्स मैटर नहीं करती हैं, ड्यूरेशन मैटर नहीं करता है। कभी मुझे भी लगता था कि वहां तक पहुंच पाऊंगी, बट आज जब मैं यहाँ पहुंच गई हूँ तो मुझे वो सब वर्थवाइल लगता है। मेरे जो फ्रेंड्स अकेडमी हैं या पास आउट हो गए हैं उन्होंने सब ये जर्नी गो थ्रू किया है, जो अभी एस्पिरेंट है वो भी ये जर्नी गो थ्रू कर रहे हैं। बट आई विल ऑलवेज से कि अगर आपको खुद में बिलीव है, हर एक प्रॉब्लम जो आपके रास्ते में आ रही है ना उसको उतनी शिद्दत से ब्रेक करने के लिए रेडी हो। देयर विल कम अ डे फॉर यू व्हेन इवन यू विल एंटर दोस गेट्स एंड इवन यू विल ट्रेन योरसेल्फ। मंजू, जब कोई एस्पिरेंट न्यू कैंडिडेट स्टार्ट करता है तो देयर इज रिटन एंड देयर इज एसएसबी, इसको तुम क्या रिकमेंड करोगी? एंड वन कैंडिडेट जिसका रिटर्न निकल रहा है बट उसका एसएसबी नहीं हो रहा, कॉन्फ्रेंस आउट स्क्रीन आउट हो रहा है, इन दो कैंडिडेट्स को तुम कैसे देखती हो? सर टू स्टार्ट विद रिटर्न वाला पार्ट, आप जब अपना पहला साइकिल देते हो रिटर्न का तो आपके पास एसएसबी नहीं होती है, तो आपके पास फुल फ्लेजेड टाइम होता है अपने एफकेट को प्रिपेयर करने का, सीडीएस को प्रिपेयर करने का। तो आई विल एडवाइज कि आप अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में इतना थॉरोली पढ़ो कब बेसिक्स क्लियर हो जाए। Correct. क्योंकि अगर आप एक बार इस साइकिल में घुस गए तो फिर हर महीने पेपर एसएसबी आता रहेगा और आप थोरोली डेडिकेटेडली उस चीज को टाइम नहीं दे पाओगे। आपको अपना टाइम डिवाइड करना पड़ेगा, ये टाइम रिटर्न के लिए, ये टाइम एसएसबी के लिए, ऐसा हो जाएगा। तो सबसे पहले आई विल एडवाइज कि फर्स्ट टाइम जब पढ़ने बैठो तो बहुत थोरोली पढ़ो एंड सेकेंडली वंस यू आर डन विद स्टडीज एंड यू हैव योर एसएसबी, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको ऐसा करना पड़ेगा कि आपको आपके दिन को कुछ इस तरीके से डिजाइन करना पड़ेगा कि कुछ चीजें जो आपको रिटर्न के लिए स्पेसिफिकली हेल्प करें, कुछ एसएसबी के लिए, और कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको दोनों के लिए हेल्प करेंगी। फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर रीडिंग, आप रिटर्न में भी हेल्प होगा, आपको एसएसबी में भी हेल्प होगा। फिजिकली अगर आप फिट रहोगे तो आप ज्यादा लंबे आज तक पढ़ पाओगे और वो आपको एसएसबी में भी हेल्प करेगा। सो यू विल हैव टू डिवाइड योर टाइम। अगर मैं मेरे टाइम टेबल की बात करूं, मेरे रूटीन की बात करूं, तो आई यूज्ड टू वेक अप, आई यूज्ड टू गिव 1.5 hour to my exercise, then I used to study for the whole day. I used to divide first part of to my studies first, मतलब before lunch, after lunch मैं ये करती थी कि अपना कुछ पार्ट एसएसबी को देती थी, then evening में फिर से अपना कुछ पार्ट अपने रिटर्न को रिवाइज करने के लिए देती थी। that used to be how I used to do it. and then अगर हम ऐसे इंसान की बात करें जो अपना पेपर क्लियर कर पा रहा है पर उसके लिए एसएसबी एक दिक्कत आ रही है, तो आई हैव हैड फ्रेंड्स जिनके साथ ये होता था। आई हैव टॉक टू देम। सर कहीं ना कहीं ये होता है कि उनको पता होता है उनमें प्रॉब्लम क्या है, बट वो उन प्रॉब्लम से भागना पसंद करते हैं रेदर देन टू वर्क ऑन इट। अगर हम बात करें एक ऐसा कैंडिडेट जो बार बार स्क्रीन आउट हो रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होगा या तो वो स्टोरी लिख नहीं पा रहा होगा अच्छे से, या फिर उसकी कम्युनिकेशन वीक होगी। अगर आप स्टोरी अच्छे से लिख नहीं पा रहे हो तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या पॉइंट है, आपका कैरेक्टर इंट्रोडक्शन वीक है, या आपने अपनी जिंदगी में ऐसी कोई स्टोरीज एक्सपीरियंस ही नहीं करी हैं, तो यूल हैव टू एक्सपीरियंस। आप 23 साल या 22 साल के हो गए तो आपकी जिंदगी में बहुत घटनाएं हुई होंगी, उन घटनाओं को ही उस फोटोज के थ्रू उतारना है। या सेकेंड, आप ये फील कर रहे हो कि शायद आप दूसरा पर्सन कैसे बोल रहा है, दूसरे की स्टोरी कैसी है, उस पर ज्यादा कंसंट्रेट कर रहे हो रेदर देन डूइंग ऑन योरसेल्फ। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। वरना सर एक ग्रेजुएट इंसान के लिए अपनी एक खुद की लिखी हुई स्टोरी नरेट करना मुझे नहीं लगता एक बहुत
मुश्किल काम है। ट्रू। अगर वो ग्रेजुएट हो सकता है, 10th 12th एग्जाम क्लियर कर सकता है, वो अपने फ्रेंड्स के साथ आउट लाउड बोल सकता है, तो वो ये काम भी कर सकता है। एज फार एज कॉन्फ्रेंस आउट इज कंसर्न, उसमें मुझे लगता है सर कि आपका बिहेवियरल एस्पेक्ट, हाउ यू आर विद पीपल, हाउ यू मैनेज थिंग्स, how your overall personality has groomed for 22 or 23 years, that matters a lot. If you know that you have a problem, maybe with grouping people or your own physical standards, so you know it, you are aware of it. जब आप पहली बार कॉन्फ्रेंस आउट हो गए हो और आपको वो चीज पता चल गई है, यू हैव टाइम, यू हैव टाइम। हम सर ये करने लग जाते हैं कि मैं तो इस चीज में सही हूं ही नहीं, तो जब तक आप वो करोगे नहीं, आपको यही लगता रहेगा कि मैं उस चीज में सही हूं ही नहीं। इवन आई हैव बीन अ पर्सन, मेरे पीआईक्यू में सर स्पोर्ट्स सेक्शन बिल्कुल खाली रहता था, क्योंकि कभी किया ही नहीं स्पोर्ट्स, बट दैट डजंट मीन कि मैं फिजिकली एक्टिव नहीं हूँ। मैंने ये प्रूव किया अपने एसएसबी में जाकर कि मेरा स्पोर्ट्स सेक्शन खाली है, उसका मतलब ये नहीं है कि मैं स्पोर्ट्स खेल नहीं सकती। उस टाइम में मेरी जिंदगी में शायद एक्स्ट्रा करिकुलर में ज्यादा इन्वॉल्व थी, क्योंकि मुझे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट वो लगा था, मैं अपना एनर्जी वहां ज्यादा दे पा रही थी। बट अगर आप मुझे दौड़ने के लिए बोलेंगे, भागने के लिए बोलेंगे, कुछ खेलने के लिए बोलेंगे, तो आई विल कम एंड जॉइन यू। आई विल नॉट से कि मैं नहीं कर पाऊंगी। तो सर यही प्रॉब्लम है कॉन्फ्रेंस आउट वाले बच्चों के साथ, उनको पता है प्रॉब्लम कहाँ है, पर वो करना नहीं चाहते हैं। उनको पता है उनकी साइकोलॉजी में इशू है, पर वो प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हैं। उनको पता है वो वैट लंबा लिखते हैं, पर उसको प्रैक्टिस कर 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 छोटा नहीं करना चाह रहे हैं। तो हम ही अवॉइड करते हैं सर, वी बिकम द रीजन फॉर आरसेल्व्स टू गेट कॉन्फ्रेंस आउट। जब तक हम वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे, तब तक यही फेज आता रहेगा, एंड यू विल कीप रोटेटिंग इन दैट साइकिल। एंड to be very true, I've been in it, it is a vicious cycle. You'll keep on rotating yourself, but अगर एक बार समझ गए कि क्या प्रॉब्लम है, मैंने समझा है, मे बी इट माई रिटन स्कोर और कुछ भी, और मैंने वो प्रॉब्लम ओवरकम किया है, एंड टुडे आई सी द रिजल्ट ऑफ इट। ऑल टुगेदर जो मेरा 2.5 या 3 ईयर का जर्नी है, उसकी सारी मिस्टेक आकर कल्मिनेट हो गई, सब सोल्व हो गई, और आज मैं वहां पहुंच जाऊंगी। इसी में मैं थोड़ा ऐड करता हूँ, लाइक बाय द थर्ड अटेम्प्ट शी वाज रियलाइजिंग दैट आई नीड टू वर्क, and first attempt mein she was saying that I don't want to work. So that's the acceptance path, and this is an acceptance part of a recommended candidate. वो वैसे भी हो रही थी, but she was saying कि gap कहाँ पर आ रहा है। फर्स्ट सेकेंड कुछ फॉलो अप क्वेश्चन है इसमें। सेकेंड चीज कि जैसे तुमने बोला कॉन्फ्रेंस आउट, जब भी मैं किसी कॉन्फ्रेंस आउट कैंडिडेट से मिलता हूँ, मैं पूछता हूँ क्यों है, तो उसका एक स्टैंडर्ड आंसर होता है, सर मेरा साइकोलॉजी आयो तो बहुत अच्छा गया था, बट मेरा जीटीओ अच्छा नहीं गया क्योंकि मैं पीजीटी एचजीटी के टास्क नहीं कर पाया। एंड ही एज्यूम्स कि उसका साइकोलॉजी बहुत तगड़ा था और आयो तगड़ा था। जब मैं डिटेल में पूछता हूं तो पता लग जाता है बुरे हाल है उसके, स्टोरी कुछ भी लिख रही है। और दिस आई एम टॉकिंग अबाउट 8 टाइम्स 10 टाइम्स कॉन्फ्रेंस आउट। दे आर लिविंग इन अ लाला लैंड की ना, मतलब कि हमारी साइकोलॉजी आयो बहुत अच्छी है। ये इसलिए है क्योंकि इसका फीडबैक उनको मिल नहीं रहा है, और जीटीओ में मान लीजिए टास्क वगैरह नहीं करते, दिख रहा है पीजीटी। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि जब मैं मंजू की बात करता हूं तो शी वॉज नॉट वेरी ग्रेट विद पीजीटी एचजीटी की, देखते ही ये फट्टा बल्ली लगा के मतलब पहले से चौथे पे पहुंच जाया करती थी, सब करती थी। शी वॉज एवरेज, अभी ये खुद ही बताएगी। तो ये जो पीजीटी एचजीटी एफजीटी सीटी, इस पर जो टास्क करे जाते हैं, तुम पहले तो ये बताओ तुम अपने आप को 1 to 10 में इसमें कितना रेट करोगी, और व्हाई इज दैट कि ज्यादातर लोगों को लगता है कि इसी से रिकमेंडेशन है। ये तुम्हारे हिसाब से ट्रू है कि नहीं? सर अगर खुद को रेट करने की बात आए तो वी आर वेरी ट्रू, आई एम वेरी एवरेज एट जीटीओ। आई विल रेट माई सेल्फ 6 or 7, एंड दैट ऑल्सो बेस्ड ऑन टास्क एक्सेप्ट पीजीटी एचजीटी एंड सीटी। उसके बाद जो सब है वो सब, और अगर सिर्फ पीजीटी एचजीटी सीटी को 1 to 10 रेट करो, वो तो सर 4-5 ही होगा। ठीक है सर, आई विल टेल यू, पीजीटी इज द वेरी जीडी आर द वेरी फर्स्ट टास्क दैट यू डू, एंड देन यू मूव ऑन टू पीजीटी। तो मेरे जीडी में आई एम गुड बिकॉज आई रीड अ लॉट, मैं न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, तो आई एम अवेयर कि क्या होता है। जैसे इट कम्स टू पीजीटी, तो लड़कियों का मतलब ऐसा होता है कि वो सब स्ट्रक्चर्स पे चली जाती हैं और सब मटेरियल उठा लेती हैं, तो दे स्टार्ट गिविंग आइडियाज। तो सर मुझे ऐसे लगता है कि इफ दे आर गिविंग एन आइडिया, इट्स ओके, यू रिमेन ऑन द बैक, यू स्टैंड बाय पे रहो, बाद में देखेंगे। तो पर फिर सर लड़कियों के साथ मैंने देखा है कि प्रॉब्लम ही आती है, बिकॉज इन रियल लाइफ वी डू नॉट गेट टू डू दीज थिंग्स। मेल पार्ट करता है घर का काम, सिलेंडर उठाना या ये प्रॉब्लम करना, वो प्रॉब्लम, तो हमारे में वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड कंपैरेटिवली कम होता है, दैट्स आई बिलीव। तो हम क्या होता है ना, हम बोलने पे ज्यादा विश्वास रखती हैं, बोलती रहेंगी ये कर लेते वो कर लेते, पर वो करती नहीं। तो बाय द टाइम मैं 1-2 एसएसबी जा चुकी थी, तो मुझे ये समझ में आया कि
कि टीम को पुश करना बहुत जरूरी है, कि उनको आगे लेकर जाओ। और ये मैं पहले करती थी, बस मुझे समझ नहीं थी कि मैं ये करती हूँ। पहले भी मैं यही करती थी, फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मैं आगे इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मैं टीम को आगे लेकर जा रही हूँ। तो भले ही मुझे आइडिया नहीं आ रहे होते थे, पर अगर किसी को आइडिया आ गया तो यूज्ड टू से कि इम्प्लीमेंट करते हैं, आगे पहुंचते हैं और देखते हैं क्या होगा। पर बाकी बच्चों का क्या होता था ना, ये ऐसे नहीं होगा, मतलब एक बच्चा आइडिया इंप्लीमेंट कर रहा है तो दूसरा बच्चा कुछ नया आइडिया दे रहा है। तो आई यूज्ड टू से कि गिव हर अ चांस, लेट हर डू इट, मे बी शी इज सक्सेसफुल एंड विल मूव ऑन टू। हमारा एम तो ये है ना कि हमें क्रॉस करके आगे जाना है। किसका इंप्लीमेंट होता है, कैसा इंप्लीमेंट होता है, वो नहीं मैटर करता। हम आगे पहुंच गए और हमारा आइडिया एक्सेप्ट हो गया, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। तो सर आई बिलीव कि अगर आप अपनी टीम को पुश करते हो, जो कि आई थिंक आर्मी को चाहिए भी, कि आप में एक पुशिंग एटीट्यूड हो, कि आप टीम को आगे लेकर जाओ, उनको मौका दो, जिसको जो पार्ट में अच्छा है वो करे। और सर ये बात बहुत सही है, आप हर चीज में अच्छे नहीं हो सकते हो। एंड आई ऑलवेज न्यू कि मैं पीजीटी एचजीटी में वो इंसान हूँ जो आगे ले जाऊंगी। मुझे आइडिया नहीं आएगा पर मैं आगे जरूर ले जाऊंगी। तो सर फिर मैंने वही करना शुरू करा। आई वॉज गुड एट फट्टा उठाना, लड़कियों से फट्टा नहीं उठता था, बल्ली नहीं उठती थी, नीचे गिर जाती थी लोड। तो जो वीक एक पॉइंट मिनट में होते तुम्हें थे, टोक रहा हूँ यहाँ पर। अब इसने बोला मैं फट्टा उठाती थी, बल्ली उठाती थी, यू आर गुड विद द इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स, वो भागना दौड़ना। अब ये देखो, स्पोर्ट्स में इसका ज्यादा नहीं था, इसने खुद बोला, बट ये प्रूव करती थी कि मैं ये भागने दौड़ने में मैं पीछे नहीं हूँ, और बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर तो था ही। तो व्हाट शी वाज सेइंग दैट आई एम गुड इन रनिंग इन एवरीथिंग, वो जीटीओ में दिख भी रहा था। यानी कि जो कॉन्ग्रुएंसी की बात करी जाती है और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, तो वो दिख रहा था वहां पर। तो मैं उनको आगे लेकर जाती थी। तो मैं अगर पीजीटी एचजीटी में ये कर 4 बार रिकमेंड और 1 बार मेरिट इन हो सकती हूँ, तो आई डू नॉट बिलीव कि एक स्पेसिफिक टास्क ऐसा है जो आपको कहीं से रोक सकता है, आगे बढ़ा सकता है। इट इज योर ओवरऑल एटीट्यूड। और सर आपने बहुत सही कहा कि हमें इंटरव्यू और साइकोलॉजी दिखता नहीं है, कोई हमें बताता नहीं, इसलिए हमें पता नहीं चलता। बट आप जब जीटीओ में कर रहे होते हो तो आप खुद को देख लेते हो कि मैंने ये किया, दूसरे इंसान ने ये किया, तो यू आर अवेयर। ये भी बोल देते हो क्योंकि साइकोलॉजी में कोई आपके साथ नहीं गया था, इंटरव्यू में साथ नहीं गया था, तो मैंने बढ़िया किया है जनाब। जीटीओ में क्योंकि आपने देख लिया जी वो मेरा वीक है, मतलब हम वही सर एक्सेप्टेंस वाली बात आती है। जैसे मुझे ये पता था कि मेरा पीजीटी नहीं सही है, तो मैं ये करती थी कि जितने आने वाले टास्क है ना, वो मैं ऐसे करूंगी कि इंटरव्यू मेरे जीटीओ को ये ना लगे कि ये इसमें, ये लगे कि सिर्फ इसमें थोड़ा शायद ये ऐसी है, बाकी सब हैंडल कर लेती है। क्योंकि इवन ही विल गिव मी अ लेवरेज टू एक्सेप्ट दैट मैं कहीं तो कमी है, तभी तो मुझे ट्रेन करेंगे, इंप्रूव करेंगे। तो वो लेवरेज मैं एक्सेप्ट करती थी, बट देन आई डिड नॉट गिव माई सेल्फ अ चांस टू परफॉर्म पुअरली और इनफैक्ट एवरेजली एट एनीथिंग एल्स, बीट लेक्चरेट, बीट सीटी, बीट यू नो ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस, बीट माई इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स। आई यूज्ड टू डू ट्रेमेंडसली वेल, इनफैक्ट आई यूज्ड टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट, क्योंकि मुझे प्रूव करना था खुद को कि शायद मैं आइडिया इंप्लीमेंट नहीं करूंगी, पर as far as my own physical capacities are concerned, as well as my vocal capacities are concerned, as well as moving people forward are concerned, I'll do good at it. और सर यही मैं अपनी ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस में करती थी कि I used to push girls. सर शुरू होते ही एक तो अभी पता भी चल गया होगा कि I speak a lot और मेरा वॉइस भी बहुत लाउड होता है, एसएसबी में भी होता है। तो मैं ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस में क्या करती थी ना, जिस टाइम से वॉर क्राई चूज कर लिया उस टाइम से चिल्लाना शुरू करती थी, और तब तक हम लाइन को टच कर कर वापिस स्नेक ग्राउंड ऑफिसर्स को नहीं दे दिया है, या जो ग्राउंड्समैन होते हैं उनको नहीं दे दिया है, तब तक आई नेवर स्टॉप्ड। कई बार तो सर ऐसा होता था कि पेट दुखने लग जाता था, मैं पेट पकड़ के चिल्लाती थी, बट आई यूज्ड टू शो देम कि मैं चिल्लाकर भी मोटिवेट कर सकती हूँ। माई एवरी बॉडी ऑर्गन कैन पार्टिसिपेट टू मोटिवेट माई ग्रुप, टू मोटिवेट माई फेलो मेट्स, to reach the point to complete the task that has been assigned to us. तो सर अगर आपको पता है कि आप एक चीज में कमजोर हो, तो आप ये ढूंढो कि आप बाकी 9 चीजें कैसी हैं जिसमें आप बहुत अच्छा कर सकते हो। अगर आप नहीं कर सकते हो तो अपने आप को पुश करो वो 9 चीज में अच्छा करने के लिए। एंड आई विल से कि ये जब तक ये करते रहेंगे ना कि जीटीओ पुअर है उस वजह से नहीं हो रहा है, तब तक शायद हम असली जड़ जो कुछ लोगों की साइकोलॉजी होती है, कुछ का इंटरव्यू, हम पहुंच ही नहीं पाएंगे वहां तक। तो इट्स वेरी नेसेसरी that हम एक चीज पे ना स्टक हो जाएं। There are 3 aspects, there are 3 assessors and they have got equal marks. Let's give them equal participation, let's give them equal efforts. Your psychology needs your effort, your interview needs your effort and your GTO शायद सर ये होता है ना, GTO 2 दिन का होता है, इंटरव्यूइंग ऑफिसर 1 घंटे रहता है, साइकोलॉजी में 3, तो सर वो टाइम के हिसाब से इंपॉर्टेंस जज कर लेते हैं। बट पेपर्स आर देयर, दे आर द वन टू गिव द मार्क्स।
we are the least person who can judge. True. We are the performers. Performers can never judge. They are the people who will give us the marks. So rather than being the person to judge कि कितना मार्क्स दिया, कितने घंटे के हिसाब से कितना मार्क्स दिया, be the person वो जो 1 घंटे में भी उतना ही प्रूफ करे जितना GTO के 2 दिन में प्रूफ किया. Then you will come out to be a person from conference out to a recommended person. जोश आए रखना ग्रुप का. एक इंपॉर्टेंट वर्ड यूज करा इसने, कंप्लीशन ऑफ टास्क, और फिर कंपैटिबल हो जाना, सोशल अडेप्टेबिलिटी. बहुत सारे एंगल्स निकल कर आते हैं. तो जीटीओ में सिर्फ फट्टा बल्ली लेके नहीं चलना है, आपको लोगों को लेके चलना है और टास्क को कंप्लीट कराना है. जीटीओ में भी वही OLQs देखते हैं जो आपके आईओ और साइकोलॉजी में है. अगर आप देखोगे जीटीओ में 9 टास्क है, उसमें बोलने का टास्क है, लिखने का टास्क है, ग्राउंड पे करने का टास्क है, तो मल्टीपल चीजें वहां पर देखी जाती हैं. एंड यू इफ यू आर थिंकिंग सिर्फ फट्टा बल्ली से काम हो जाएगा, दैट्स नॉट द केस. बंजू ने बहुत ही ब्यूटीफुली और डिटेल में आपको ये सारी चीजें समझाने की कोशिश करी है. अगर आप इसको सुनेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगा that what is the importance of Solilike, what is the importance of introspection to understand your own abilities, कि मेरी वीकनेस क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस को मैं बेस्ट स्ट्रेंथ लगा के कितना ओवरकम कर सकती हूँ, what is the best place I can take it to. तो she wonderfully did it. Manju, coming towards the end of the interview and this wonderful podcast I'm having with you, अगर फौज नहीं होती तो क्या करती? सर ये थोड़ा मुश्किल सवाल है. वो वहां पे पूछते भी है ना, बैकअप ऑप्शन क्या है. हाँ. तो मुझे वो एसएसबी वाला आंसर नहीं चाहिए. हाँ, वही मैं बोलने वाली थी कि मेरे पास 2 जवाब है. एक एसएसबी वाला है, हाँ. जो आप खुद प्रिपेयर करवाते हो स्टूडेंट्स को, तो मैं क्या ही दूंगी. हाँ. सर सेकंड थिंग ये थी कि सर कहीं ना हेड में जब भी इस बारे में सोचती थी ना, तो ये लगता था कि कर तो लूंगी, फिर क्यों सोचना है. तो सर कभी ऐसे लगा ही नहीं. अगेन आई विल नॉट से कि ये मेरा ओवर कॉन्फिडेंस है. सर मैंने हर एग्जाम क्लियर किया, मुझे रिकमेंड किया गया, तो मुझे ये तो पता चल गया था. नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है, वो मैं हाँ. बता रहा हूँ. वो इसलिए क्योंकि जब मैं तुझसे पूछता था तो मैं बोलता था नहीं हुआ तो क्या बोलते, सर नहीं भी हुआ तो कुछ नहीं, मैं एक दिन रोऊंगी और उसके अगले दिन से स्टार्ट हो जाऊंगी. सो यू हैड द, मतलब आई विल टेल यू अ सिंपल, व्हेन आई वाज गोइंग फॉर माय एसएसबी आई हैड अ वेरी सिंपल थिंग, आइदर आई विल क्लियर, either I will not clear, but acceptance of failure is important because अगर वो नहीं है तो अगली जर्नी स्टार्ट नहीं हो सकती. Exactly. You had it, I've seen that. हाँ. मतलब मैं सोच भी नहीं पाती थी. हाँ. तो और I will say it is my luck that मुझे प्लान बी एग्जीक्यूट करने का मौका नहीं मिला. अगर मिल जाता तो आई डोंट नो मैं कैसा करती, क्योंकि मेरे हेड में नहीं था. बट सर समवेयर कोई ऐसा थॉट था कि अगर मैं नहीं जाऊंगी एसएसबी में तो मुझे करना तो इसी से रिलेटेड कुछ है. मे बी हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू गो देयर. एंड सर आई विल से दिस वाज वन ऑफ माय रीजन टू जॉइन सावदा, कि मैं कहीं ना कहीं जो मैंने अपनी जर्नी जी है, ऑफ कोर्स मैं नहीं पहुंच पाई, समवेयर तो मेरी मिस्टेक्स रही होंगी कि मैं वो नहीं कर पाई, मे बी इट्स रिटन पार्ट और व्हाटएवर. तो मुझे था कि आई कैन हेल्प आउट पीपल जो ये सब नहीं कर पाए होंगे. मैं अपनी गलतियां उनको समझा दूंगी, उनको अवेयर कर दूंगी कि ऐसा मत करना, ऐसा करना, ये हो जाएगा. यही था. बट सर वो बहुत वेग प्लान था, कोई क्लैरिटी नहीं थी उस चीज की कि क्या करूंगी, कैसे करूंगी. ये लगता था कि कहीं ना कहीं कर लूंगी, और आज वो प्रूव भी हो गया है कि कर लिया है. पर आई विल से कि ये बहुत बड़ा सवाल है सर, एज फार एज एसएसबी इज कंसर्न, कि आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे. सर वो कहीं ना ऐसा इंसान चाहते हैं कि उसमें इतना कॉन्फिडेंस हो. सर वो बेसिकली मुझे जहां तक लगता है वो ये टेस्ट करना चाहते हैं कि अगर इसका एक चीज फेल हो गया तो अगला, तो ये दूसरा सोल्यूशन पे आ पाएगी, जैसे फौज के ऑपरेशंस होते हैं. एग्जैक्टली. तो उनको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको दिखाना है खुद का वो कॉन्फिडेंस कि अगर ये नहीं हो जाएगा ना, तो इट्स नॉट एंड ऑफ लाइफ. हाँ सर, जैसे कि मैं एग्जांपल दूंगी कि 12th के बाद ऑफ कोर्स मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, तो मैंने नीट के लिए प्रिपेयर किया. आई कुड नॉट डू इट. आई हैड गिवन दिस आंसर टू माय फादर कि डॉक्टर अच्छे हैं, लाइफ सेव करते हैं, बट दैट इज नॉट द ओनली प्रोफेशन दैट एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड. देयर आर अदर प्रोफेशन एंड आई समवेयर फील आई एम नॉट सूटेड फॉर दिस, एंड आई डेफिनेटली फील आई एम सूटेड फॉर सम. I did not know by then कि वो प्रोफेशन क्या है, but now I know it going through this process कि वो प्रोफेशन ये है. But you have to tell your head. जब तक आप अपने हेड को कन्विंस नहीं करोगे तब तक आप सामने बैठे इंसान को कन्विंस नहीं कर सकते हो. You have to be confident enough that if this phase of your life will not work in your favor, then there is second phase of life. उस पे उतना ही मेहनत से काम करना है, उतना ही हार्डवर्क से काम करना है. At the end of the day, it's your life. You have to live it and you have to live it happily. वो ड्रीम पूरा नहीं हुआ, बहुत लोग हैं जिनका वो ड्रीम पूरा नहीं हुआ, और वही लोग ऐसे हैं जिन्होंने जिंदगी में बहुत ट्रेमेंडसली वेल किया है.
तो अगर ये नहीं होता तो आई थिंक आई वुड हैव बीन वन ऑफ दोज पर्सन जो किसी और फील्ड में उतना ही अच्छा करते. So, Manju, this would be the last question of the podcast. What would be your one message to all female aspirants? उनकी सीट्स कम है, चाहे एनडीए की बात करें या फिर किसी भी एंट्री की बात करें, उनकी सीट्स बहुत कम है, काफी स्ट्रगल्स भी रहती हैं इन द टर्म्स, काफी फैमिलीज में अलाउड भी नहीं होता है, तो उनके लिए क्या मैसेज होगा? सर फर्स्ट And ऑफ any ऑल, specific message the people of Haryana you hail from? okay, तो first coming on to the female aspirant वाला part, I will say to female aspirants that please start your journey early. Girls are not aware. By clearing exams. Exactly. और अब तो एनडीए भी खुल गया है. तो as soon as you are in your 11th or 12th class, open up your books, start studying, write exam, clear them. Keep doing it. Maybe your journey would have started from NDA. जैसे लड़कों की NDA से शुरू होती थी जर्नी और कभी ना कभी CDS पे culminate होती थी. तो start your journey from NDA. The one who have worked a lot, are confident enough, will go through NDA. The one who are not or have space of improvements, you write CDS, write CAPF, go through those entries, but please start your journey early. Because students journey early start नहीं करते हैं, उनको बहुत late recognition होता है कि हमें ये भी करना था. तो please start your journey early. Know about your exam. क्योंकि सर जब मैंने पहली बार ये एग्जाम दिया मुझे ये नहीं पता था कि मेरिट आउट भी कोई चीज होती है, मेरिट कोई चीज भी होती है. आई यूज्ड टू थिंक कि पेपर दिया है, रिकमेंड हो गए हैं और अब फौज का हिस्सा बन गए हैं. तो यू नीड टू नो योर एग्जाम, यू नीड टू नो कि गर्ल्स के लिए इतनी सीट है और उस सीट्स के लिए एक ऐसा क्या फैक्टर है जो वो सीट्स कम होने के बावजूद भी आप उसको क्रॉस कर सकते हो. दैट इन केस ऑफ गर्ल्स इज योर रिटन एग्जाम. You study one time very hard. Give your 6 month of life. 6 month of life is not huge time. Correct. एक बार 6 महीने दे दो, 120 प्लस स्कोर कर लो. Be an outrageous person. Be a person who comes out loud. अपने आप को फिजिकली एंगेज करो, मेंटली पुश करो, रीड अ लॉट, बी सोशल पर्सन, सबके साथ इन्वॉल्व रहो, खुद पे वर्क करो, खुद की गलतियों को एक्सेप्ट करो, देखो, भागो मत उनसे, इरिटेट मत हो जाओ, and perform in your SSB, and of course you will definitely be there. This is for the female aspirant. And as far as हरियाणा के लोग are concerned, we have to break this taboo कि हम सरकारी नौकरी में सिर्फ क्लर्क या टीचर बन सकते हैं. हम फौज का पार्ट अगर बन सकते हैं तो एज NCO या JCO बन सकते हैं. We'll have to break these taboos. Everybody have got their role. I'm not disrespecting any profession or any rank or anything like that. But I'm saying कि अगर आप अपनी पढ़ाई करते हैं सही से, आप अपने पेरेंट्स को बोलते हैं, उनको प्रूफ कर कर दिखाते हैं. एवरीथिंग नीड्स अ प्रूफ इन दिस वर्ल्ड. अगर आप उनको प्रूफ करके दिखाते हैं तो ऑफ कोर्स I have also come from the same background. I have come from the same sets of people who had same mentality. If I could come out of that, everybody can. And sir, मैंने मेरी फैमिली में देखा है. There was a time when I was just a family member और relatives के लिए just उस घर का हिस्सा थी. And nowadays, I am a person पूछते हैं कि अगर मंजू है तो हम आएंगे और हम हमारे बच्चों को उससे फोन करके कराएंगे कि करना क्या है. So from being a person जिसका थोड़ा बहुत ही from no one to someone. हाँ exactly. तो ये पाथ है. तो I will say ये सब चीजें करना बंद करो. And I will request parents to give especially girls the chance. एक बार मौका देकर देखेंगे. मेरे पेरेंट्स ने दिया है. मेरे पेरेंट्स की एक बात सर which I am very proud of and I say out loud in my SSB to my friends also. They have raised us so well. We are 3 siblings. I have an elder sister, brother and then me. They never differentiated कि ये लड़का है ये लड़की है. In fact, I will say my parents supported me and my sister more than they could do my brother. They were there for both of us more than they could be for my brother. And in fact, my brother has played a very huge role. He could be a typical हरियाणा ब्रदर जो जल्दी शादी करवा दे, जाने से रोक दे, यहाँ टोक दे, वहाँ टोक दे. But he's come out very different personality, and I will even request all the brothers also to be like that. I am talking about हरियाणा because मैंने हरियाणा में देखा है. पेरेंट्स रोकते हैं, पेरेंट्स नहीं रोकेंगे तो भाई रोकेगा, शादी करवा देंगे. वो होगी at the end of the day one day in your life. पहले खुद को प्रूव कर लो, खुद के बर्थ को प्रूव कर लो, खुद की मेहनत को प्रूव कर लो. और अगर परिवार में से एक लड़की भी करना शुरू कर देगी तो it will give confidence to other parents, to other girls to come out and do it. Because I know in my village definitely at least मेरी गली में तो इम्प्रूवमेंट आ ही गया है. और मैं चाहूंगी कि अगर हर 6-7 गली में से एक ऐसा कोई बच्चा निकल जाएगा तो गांव की हर गली में वो इम्पोर्टेंस आ जाएगा. तो इट इज अ रिक्वेस्ट टू पेरेंट्स ऑल्सो. एंड बट ये उन बच्चों को भी रिक्वेस्ट है कि अगर पेरेंट्स ने रिसोर्सेज दे दिए हैं, यूटिलाइज देम फॉर योर ओन गुड. माई पेरेंट्स हु आर नॉट इवन 12th पास्ट will now be called
पेरेंट्स ऑफ एन ऑफिसर, जस्ट बिकॉज उन्होंने मुझे हर वो रिसोर्स प्रोवाइड किया, एंड जो वो रिसोर्स प्रोवाइड किया I converted into an asset and not an liability. Absolutely. So that has to be done. जितना वो कर रहे हैं, जितना वो इनपुट दे रहे हैं ना आपको, कहीं ना कहीं आपको मशीन की तरह कम आउटपुट नहीं, मशीन से ज्यादा आउटपुट देना है, क्योंकि एट द एंड यू आर अ ह्यूमन बीइंग, यू हैव इमोशन अटैच्ड टू यू, यू हैव पीपल डूइंग वर्क फॉर यू, सो यू हैव टू, इफ योर इनपुट इज 100%, योर आउटपुट हैज टू बी 110%. So that is what I will say to everybody. What she did summarize it very well. बहुत सारी चीजें बोली इसने. एक ना इनपुट आउटपुट की बात करी है जो एसएसबी में एक लेक्चर में लेता हूँ, उसमें इनपुट और आउटपुट सिस्टम की बात होती है कि अगर आप अपने इनपुट को चेंज नहीं करोगे, मतलब कि अगर आप अपनी पर्सनालिटी में थॉट्स में चेंजेस नहीं लाओगे तो बाहर की पर्सनालिटी में भी चेंज नहीं रहेगा. उसने बात करी कि अगर आपके पेरेंट्स ने आपको कुछ चीजें प्रोवाइड करी हैं तो उनको बेस्ट यूसेज करो. ये नहीं कि जो आजकल के यूथ में हमने देखा है वो भटका हुआ है, वैसे नहीं बनना है. आपको मिनिमम रिसोर्सेज में मैक्सिमम इम्पैक्ट क्रिएट करना है. यही चीज हम जीपीई में भी देखते हैं, एसएसबी में, कि मिनिमम रिसोर्सेज होती है आपके पास. ऊपर ओला उबर की कैब थोड़ी हो रही होती है जीपीई में. मिनिमम रिसोर्सेज में आप मैक्सिमम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो. तो आप देख रहे हो ये छोटी छोटी चीजें जो हम अपनी जिंदगी में देखते हैं वही एसएसबी में पूछी जाती है. व्हाट इज योर, जैसे इसने वंडरफुली अपने भाई के रिलेशनशिप के बारे में बात करी है. अगर एसएसबी में या एएफएसबी में पूछा जाए तो ये यहाँ पर इतनी बात करी है तो वहां तो कितनी बता रही होगी. सो शी इज वेरी क्लियर अबाउट हर रिलेशनशिप विद पेरेंट्स, अबाउट विद ब्रदर्स, सिस्टर्स. और एसएसबी में टू नो द इंटरनल कंटेंट स्पेसिफिकली टू यू मैटर्स अ लॉट. एक्सटर्नल कंटेंट ऑफ करंट अफेयर्स, जियोपॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, ये तो बन ही जाएगा. 3 महीने 4 महीने आप पढ़ लो, 5 महीने बन जाता है लेक्चरेट जीडी का. बट ये इंटरनल कंटेंट है जहां पर बच्चे बाहर होते हैं, कॉन्फ्रेंस आउट और एनीथिंग एल्स. सो प्लीज वर्क ऑन इट. शी हैज वर्कड वंडरफुली एंड बहुत ही सुंदर मैसेज दिया है उसने, नॉट ओनली फॉर द गर्ल्स ऑफ हरियाणा बट फॉर द इंटायर कंट्री, दैट अगर एक एक गली से भी एक एक जना सेलेक्ट होने लगेगा तो पूरा देश बदल जाएगा. सो ऑन दिस वंडरफुल नोट आई विल वंडरफुल इंटरव्यू एंड पॉडकास्ट, और होपफुली आपको ये बहुत पसंद आया होगा. प्लीज डू शेयर दिस session with your friends who are preparing for SSB, defense exams, UPSC exam. So do like, share and subscribe the channel. इसी तरीके के जो जर्नीज है हम उसको डिस्कस करेंगे. एंड आई होप कि जो मंजू ने अपनी जर्नी की बात करी है वो आपकी लाइफ में आपको बहुत हेल्प करेगा. थैंक यू एंड जय हिंद.